मिशन आपका स्पेडेक्स। शायद इस मिशन को आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। अब ये जो स्पेडेक्स मिशन है, इसमें है कि नहीं, इस मिशन स्पेडेक्स को लॉन्च किया गया था एक विशेष पीएसएलवी यान के द्वारा, और उस पीएसएलवी का नाम है पीएसएलवी C-60, क्योंकि इसके बाद 61 को लॉन्च किया गया था, फिर 62 को, और दोनों क्या हो गए, असफल हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, भारत का लक्ष्य था क्या, कि अपना स्पेस स्टेशन बनाना। ये भारत का अपना लक्ष्य था। तो उस स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए हम करते क्या हैं कि पहले उपग्रह के मॉड्यूल्स को भेजते हैं अंतरिक्ष में, और फिर उन उपग्रहों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है ना? तो जोड़ना फिर हटाना, जोड़ने को हम बोलते हैं डॉकिंग और हटाने को बोलते हैं अनडॉकिंग। तो इसी प्रक्रिया को करने के लिए पीएसएलवी एक्सल C-60 के द्वारा हम लोगों ने दो उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा। एक का नाम था टारगेट और दूसरे का नाम था चेजर। ठीक है? और इसको हम लोगों ने अंतरिक्ष में भेजा, और अंतरिक्ष में जाने के बाद 30 दिसंबर 2024, कब, 30 दिसंबर 2024 को इसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। किस यान के द्वारा? पीएसएलवी एक्सल C-60 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और इसमें दो उपग्रह भेजे गए थे। एक का नाम था चेजर और दूसरे का नाम था टारगेट। ठीक है? और इन उपग्रहों को सक्सेसफुली कब किया गया? डॉक किया गया 16 जनवरी 2025 को। ठीक है ना? इसको स्पेडेक्स फर्स्ट बोला जाता है और इसको स्पेडेक्स सेकेंड बोला जाता है। ठीक है ना? हमारा लक्ष्य क्या था कि उपग्रहों को यहां पर जोड़ना, और देन फिर यहां पर उपग्रहों को क्या करना। अब देखिए, यहां पर दोनों उपग्रह दूर हैं, लेकिन यहां पर अब ये दोनों उपग्रह क्या हो चुके हैं, डॉक हो चुके हैं। ये क्या हो चुके हैं, डॉक हो चुके हैं। डॉक होने के बाद फिर ये क्या हो गए, आपके अनडॉक हो गए। तो 16 जनवरी 2025 को चेजर और टारगेट को सफलतापूर्वक क्या कराया गया, डॉक कराया गया। डॉक कराने के बाद फिर 13 मार्च 2025 को इनको क्या किया गया, अनडॉक कराया गया, और फिर उसके बाद अप्रैल में फिर इनको क्या किया गया, डॉक कराया गया। तो ये अनडॉक और डॉक की प्रक्रिया कराई गई, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का कौन सा चौथा देश है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। और बात यहीं तक सीमित नहीं है, यहां तक बात यह है कि ये जो पीएसएलवी यान था ना, और पीएसएलवी यान कितने चरण का होता है, 4 चरण का। और उसके पहले चरण में कौन से फ्यूल हैं, सॉलिड हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन। दूसरे चरण में अनसिमेट्रिकल डाई मेथिल हाइड्राजीन। तीसरे चरण में हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। चौथे चरण में अनसिमेट्रिकल डाई मेथिल हाइड्राजीन। 4 चरणों वाला ये रॉकेट। पहले और तीसरे में कौन सा, सॉलिड, और दूसरे और चौथे में लिक्विड। लेकिन जो इसका ये चौथा चरण था ना, इस चौथे चरण को एक्सपेरिमेंट के तौर पर रखा गया, एक्सपेरिमेंट पर, और इसी चौथे चरण का इस्तेमाल किया गया था। इस मिशन में हम लोगों ने क्या किया कि माइक्रोग्रेविटी के अंदर हम कुछ बीजों को अंकुरित करने में सफल हुए। तो इस मिशन स्पेडेक्स के पीएसएलवी के चौथे चरण का उपयोग किया। लोबिया के 8 बीजों को हमने अंतरिक्ष में भेजा, और इस लोबिया के 8 बीजों में से 4 बीज क्या हो गए, सक्सेसफुली जर्मिनेट हुए, और इस मिशन का नाम रखा गया क्रॉप मिशन। यानी कि स्पेडेक्स मिशन में ही क्रॉप मिशन क्या है, इन्वॉल्व है। तो इस मिशन के तहत क्या किया गया कि लो ग्रेविटी यानी कि माइक्रो ग्रेविटी में हम लोगों ने क्या किया, बीजों को अंकुरित करने में सफलता हासिल की, और ऐसा ही प्रयोग किया गया था शुभांशु शुक्ला के द्वारा। तो यह मिशन हमारा कौन सा था, स्पेडेक्स मिशन था, जिसमें डॉक किया गया, देन फिर क्या कर दिया गया, अनडॉक किया गया। और इसी डॉक और अनडॉक की प्रक्रिया के थ्रू अब हम क्या करेंगे, अपना खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप करेंगे।
ठीक है ना। तो ये सक्सेसफुली हो चुका है। इस मिशन का नाम रखा गया है स्पेडेक्स मिशन। और इस स्पेडेक्स मिशन में दो चीज किया गया था, उपग्रहों की डॉकिंग की गई, अनडॉकिंग की गई, और माइक्रोग्रेविटी में लोबिया के बीजों को क्या किया गया, जर्मिनेट किया गया। तो जो लोबिया के बीजों को जर्मिनेट किया गया उसको हम बोलते हैं क्रॉप मिशन। क्या बोलते हैं? क्रॉप मिशन। और ऐसा करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दुनिया का कौन सा देश है? चौथा देश बना स्पेडेक्स मिशन PSLV-C 60 के द्वारा। 61 और 62 ये दोनों मिशन हमारे क्या हो चुके हैं? असफल हो चुके हैं। ठीक है। अब ये मिशन किसको इंडिकेट करता है? किस चीज को? अपना खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप करने को। ठीक है। क्योंकि स्पेस स्टेशन को डेवलप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उपग्रहों को जोड़ना पड़ेगा, फिर उपग्रहों को हटाना पड़ेगा, फिर उपग्रहों को जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि स्पेस स्टेशन एक अंतरिक्ष में ऐसी जगह होती है जो मनुष्य के रहने के लायक होती है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। वहां पे मनुष्य जाता है, कुछ दिन एक्सपेरिमेंट करता है और फिर वहां से फिर वापस आता है। तो हमारा जो स्पेस स्टेशन है, जिसको हम भारतीय स्पेस स्टेशन बोलते हैं, अब इस स्पेस स्टेशन की आधारशिला रख दी गई है। 2028 में इसका पहला मॉड्यूल्स भेजा जाएगा और 2035 में उम्मीद है कि यह बनकर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। और इस स्पेस स्टेशन को ही क्या किया जाएगा? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को GSLV के द्वारा भेजे जाने की पूरी संभावना है। और ये आपके निचले अर्थ ऑर्बिट में इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक अभी वर्तमान में कोई उपग्रह है तो वो दो ही उपग्रह हैं। एक है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा है आपका चाइना का स्पेस स्टेशन तियांगोंग। दो ही स्पेस स्टेशन अभी तक एस्टैब्लिश हैं। दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन डेवलप किया था रूस ने, जिसका नाम था सल्यूट, और बहुत ज़्यादा दिन तक ये नहीं रहा, लगभग 175 दिन तक रहा। फिर उसको क्या किया गया? वापस गिरा लिया गया। और जितने भी उपग्रह हैं सब कहां पे गिराए जाते हैं? समुद्र में। कहां? सागर में। उस स्थान का नाम क्या है? नियो पॉइंट। नियो पॉइंट पे उतारा जाता है क्योंकि वहां पर जैव विविधता लगभग क्या है? शून्य है। मानव के रहने लायक नहीं है, न ही वहां पर कोई जलीय जंतु हैं। तो जितने भी निष्क्रिय उपग्रह हैं उन सभी निष्क्रिय उपग्रहों को उसी नियो पॉइंट पर ही उतारा जाता है। ठीक है। अब जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन आप देख रहे हो, ये कहां पर स्टैब्लिश होगा? लगभग 450 किलोमीटर ऊंचाई। लगभग कितनी? 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको क्या किया जाएगा? इस्टेब्लिश किया जाएगा। 400 से लेकर 450 किलोमीटर। 2035 तक इसको पूर्ण रूप से स्थापित करने की योजना है। ठीक है ना। और 2040 तक हमारा लक्ष्य क्या है? चंद्रमा पर अपने खुद के मानव यानी कि अंतरिक्ष यात्री को क्या करना? भेजना। तो अगर भारत का स्पेस स्टेशन डेवलप होता है तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं या इसका महत्व क्या हो सकता है? पहले भारत क्या होगा कि विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष अभियानों की श्रेणी में अपने आप को ला देगा। दूसरा अगर महत्व देखा जाए तो चाहे वो मून मिशन हो या दूसरे खगोलीय पिंडों के मिशन है, उसको करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अंतरिक्ष के बारे में हमारी क्या होगी? एक व्यापक जानकारी प्राप्त होगी। और उसका चौथा महत्व अगर हम कह सकते हैं कि इससे विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी और गणित जैसे क्षेत्र में एक बढ़ावा मिलेगा। प्रतिस्पर्धा भी क्या होगी? बढ़ेगी। और भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी की जो महत्ता है वह वैश्विक पटल पर अपने आप को क्या करेगी? स्थापित करेगी। ठीक है ना। ये भारतीय स्टेशन के डेवलप होने का फायदा है। अगर हम इसकी तुलना करें किससे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अगर हम इनकी तुलना करें तो अब उसके बाद, इसी के बाद आपका है, ये देखिए इस मॉडल में हमारा लॉन्च होगा। हमारा जो स्पेस स्टेशन होगा वो इसी तरह दिखेगा। तो इसी से रिलेटेड आपका एक और स्पेस स्टेशन है और वो है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं? ISS बोलते हैं। और ये स्टैब्लिश है लगभग 350 किलोमीटर पर।
कहां पर? 350 किलोमीटर पर इस्टेब्लिश है। किस ऑर्बिट में? पोलर ऑर्बिट में। आप देख लीजिए, ये पृथ्वी है, ये पोल्स है ना, इसी पोल के चारों तरफ क्या करती है? वो घूमती है। अब ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, अगर हम इसकी खासियत देखें तो ये कहां पर स्टैब्लिश है? लगभग 350 किलोमीटर। किस ऑर्बिट में? आपके पोलर ऑर्बिट में है, ठीक है। और ये किसी अकेले देश का नहीं है, ये इसमें कुल लगभग कितने राष्ट्र हैं? 15 राष्ट्र हैं, और ये बहुराष्ट्रीय परियोजना है, जिसमें जितनी भी 6 स्पेस एजेंसियां वर्तमान में हैं, चाहे वो नासा की हो, चाहे वो रूस की हो, चाहे वो जापान की हो, या फिर आपके कनाडा की है जो कनाडा एरोस्पेस है, या फिर आपके यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। मजेदार बात सुनिए, चीन इसमें शामिल नहीं है। ना ना ना, अब हुआ है ना। अमेरिका शुरू से ही चीन को शामिल नहीं किया, क्योंकि स्वामित्व तो किसका है? अमेरिका और रूस का है। ज्यादा भागीदारी किसकी है? अमेरिका और रूस की। रूस 2028 में इससे अलग होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रूस 2028 में अलग होगा। अभी तो बात तो और चल रही थी ना। आप देखिएगा, अमेरिका जो है, अब जो रूस और यूक्रेन के बीच वार चल रहा है, उसमें अब अमेरिका ज्यादा नहीं बोल रहा है। न्यूज एक ये भी आई थी उस समय कि जब वार चल रहा था, तो वार के समय सुनीता विलियम्स वहां फंसी हुई थी, तो रूस ने बोला था कि ज्यादा अगर टे करोगे तो हम इंजन बंद कर देंगे अपना, क्योंकि मेन इंजन तो वहां पे रूस का ही लगा हुआ है ना। तो तुम्हारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धड़ाम से आ जाएगा नीचे। हाँ, अब रूस ने कह दिया कि 2028 तक हम इससे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। इसलिए अब मीडिया में एक बात चर्चा चली थी कि ये कब तक काम करेगा? 2028 तक काम करेगा, लेकिन उम्मीद है कि 2030 तक, साल 2 साल तो सब खींच ही लेंगे किसी तरह। तो अब ये जो इंटर स्पेस स्टेशन है, ये क्या है? ये एक तरीके से माइक्रो ग्रेविटी, ये माइक्रो ग्रेविटी में किसके लिए है? अध्ययन के लिए, यानी कि सूक्ष्म गुरुत्व स्थिति में अध्ययन के लिए है। इसकी शुरुआत हुई थी कब? 1998 से, और ये 2011 में बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया, और उम्मीद है कि 2030 तक ये क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा, ठीक है ना। 28 तक कहा गया है, लेकिन उम्मीद है कि 2030 तक ये एक्टिव रहेगा। और यहां पर 7 लोग क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है ना। 6 से 7 दोनों बात होती है। 7 लोग यहां पर आराम से सरवाइव कर सकते हैं। विकट परिस्थितियों में यहां पर लगभग 10 से 11 लोग क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है ना। बट लंबे समय तक नहीं, लंबे समय तक 6 से 7 लोगों के रहने के लिए बनाया गया है। और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर हम स्पीड देखें तो यह है 27,000 किलोमीटर पर आवर। इतनी तेज से चलती है, और ये पर डे लगभग 15 चक्कर पृथ्वी का लगाती है। और इसका जो ऑर्बिटल टाइम है वह कितना है? 90 मिनट के आसपास। 90 मिनट में क्या कर देती है? पूरा एक चक्कर लगा लेती है। और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चीन की भागीदारी नहीं है, क्योंकि अमेरिका का जो कानून है, अमेरिका का कानून यह कहता है कि अमेरिकी डेटा को चीन के साथ साझा करने को प्रतिबंधित करता है। इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी भी चीन यात्री को जगह नहीं मिलती है, तो इस वजह से चीन इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो 2030 तक काम करेगा ये। तो जितनी खासियत आपके पोलर ऑर्बिट की या पोलर उपग्रह की होती है, वो सारी खासियत किसकी है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। और इसको और भी आप आसानी से आप अपने मोबाइल पे भी YouTube पर बस ISS सर्च करोगे ना, तो लाइव दिखाता है वो। लाइव आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिलती है, चलता रहता है, वो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। तो वर्तमान में अगर हम देखें कि कितने स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थित है, एक तो आपका है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और दूसरा है कौन सा आपका? तियांगोंग। इन सब नालायकों का नाम भी उल्टा सीधा रहता है। तियांगोंग, ठीक है ना।
तो तियांगोंग को चीन ने डेवलप किया है, और इसलिए डेवलप किया है ताकि हम अमेरिका को जवाब दे सकें। तो 2 इस्टेब्लिश हैं, और हो सकता है कि 2035 तक हमारा भी क्या हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है ना? किसी ने नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है। जापान शामिल है ही है, कनाडा भी शामिल है, ये यूरोपियन, और यही 5-6 तो स्पेस एजेंसियां हैं जो वर्ल्ड लेवल पर क्या करती हैं, कार्य करती हैं। हाँ, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रसिया अलग होकर अपना खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप करेगा। वो गिरा दिया जाएगा, उसको गिरा दिया जाएगा। हाँ, फिर नया स्पेस, हाँ, फिर से। अब जैसे E20 आया ना, सुना होगा E20। अब बात हो रही है E85 लाने की। आगे आने वाले समय में कौन आ जाएगा, E100। तो जो भी गन्ने का जूस पी रहे हो, अब डाला जाएगा इंजन में, है ना। अब जब E20 आया तो जाहिर सी बात है, तेल लाने के पहले पहले इंजन तो बनाना चाहिए। अभी वर्तमान में जितने भी पेट्रोल, डीजल या सीएनजी के इंजन हैं, वो E10 के लिए कैपेबल है, E20 के लिए कैपेबल नहीं है। और सरकार किसकी बात कर रही है, E85 की बात कर रही है। और हर एक इंजन की एक समय सीमा होती है, उसके बाद वो कार्य करना लगभग बहुत वीक हो जाता है। ठीक है ना? तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे इंजन या वगैरह बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, तो ये भी एक समय के बाद क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। बीच बीच में इनको रिप्लेस किया जाता है, लेकिन अब ये खराब होने की कंडीशन में है, तो क्या करेगा, इनको वापस गिरा दिया जाएगा। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस अपना खुद का क्या करेगा, डेवलप करेगा। लेकिन वर्तमान का अगर आप परिदृश्य देखिए ना, तो वर्तमान में अब स्पेस स्टेशन को बनाने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अध्ययन है वो आपका एक प्रॉपर सैटेलाइट्स कर ले रहा है, तो वहां पर इंसान को जाने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा पर जाने की जरूरत सबकी होड़ पड़ी हुई है। और क्यों, मैंने बताया था ना कि हीलियम के समस्थानिक का वहां पर पता चल गया, और वो हीलियम के समस्थानिक को अगर वो ला दिए पृथ्वी पर, तो अपने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में उसका इस्तेमाल करके हम लाखों साल तक, हजारों साल तक बिजली सप्लाई आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना?